वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन के गति के नियम से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक कार घर्षण युक्त सड़क पर समान वेग से गतिमान है तो जड़त्व के नियम से, यानी कोई कार है वह फ्रिक्शन वाली रोड पर कॉमन वेलोसिटी से मोशन में है तो इनर्शियाज लॉ के अनुसार क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब कोई गाड़ी या कार किसी घर्षण वाली रोड पर गतिमान होती है, कॉमन यानी समान वेग से गतिमान होती है, तो उसे एक बल की आवश्यकता होती है, निरंतर बल की आवश्यकता होती है। यदि उस पर बल नहीं लगाया जाएगा तो वह कार कुछ दूरी पर जाकर रुक जाएगी, यानी उसका वेग कम होता जाएगा और उसका वेग जीरो हो जाएगा। लेकिन समान वेग रखने के लिए उसे निरंतर एक बल की आवश्यकता होती है और यह बल उसे कार के इंजन द्वारा प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कार के इंजन द्वारा बल लगाया जा रहा है। और बाकी ऑप्शन है कार में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, यानी कि ऑप्शन गलत है, यानी कि समान वेग है तो उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा और उसकी गतिज ऊर्जा भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि वेग ही समान है। और ये पहला ऑप्शन भी गलत होगा, यानी इस पर यदि बल ही नहीं लगेगा तो उसका समान वेग नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कार के इंजन द्वारा बल लगाया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के बल की आवश्यकता नहीं होती है, किस प्रक्रिया में बल की आवश्यकता नहीं होती है। तो देख, इस समान त्वरण से गति के लिए, समान चाल से वृत्तीय गति के लिए, सरल रेखा में गति के लिए और संवेग नियत रखने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर संवेग नियत रखने के लिए, क्योंकि बल का सूत्र होता है F बराबर dp/dt, यानी संवेग में परिवर्तन की दर के। यहाँ पर p हमारा संवेग है और यदि संवेग नियत रहेगा यानी संवेग में परिवर्तन शून्य होगा, नियत रखेंगे तो कांस्टेंट होगा, तो इसका जब अवकलन किया जाएगा यानी कि इसमें यदि परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मान जीरो होगा और यानी कि हमारा बल है वह जीरो होगा। बल जीरो का मतलब है कि उसकी बल की आवश्यकता नहीं होती है, यानी संवेग नियत रखने के लिए हमें कोई बल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी संवेग नियत रखने के लिए। अब है अगला क्वेश्चन, न्यूटन का प्रथम नियम तुल्य होता है। तो दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम में तुल्य तो ऑप्शन है ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर, कोणीय संवेग संरक्षण नियम के, रेखीय संवेग के संरक्षण के नियम के और ऊर्जा तथा द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पे। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, क्योंकि न्यूटन का प्रथम नियम होता है जड़त्व का नियम होता है, यानी यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहिए और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहिए जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। और रेखीय संवेग हमें यह बताता है कि जब कोई यानी दो वस्तुएं हैं, एक का भार कम है यानी वेट कम है और दूसरी का वेट ज़्यादा है, तो जिसका वेट अधिक होगा उससे हमें बल की अधिक आवश्यकता होती है, यानी कि उसकी गति में परिवर्तन के लिए अधिक आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं रेखीय संवेग के संरक्षण और न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो आपसी में समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है वह रेखीय संवेग के संरक्षण के नियम के तुल्य होता है, क्योंकि हमें न्यूटन का प्रथम नियम से भी यही मालूम होता है कि जो वस्तु भारी होती है उस पर बल की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन के लिए उस पर संवेग अधिक लगाना होगा, क्योंकि P बराबर होता है mv, P बराबर होता है mv, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जिसका मास अधिक होगा, जो वस्तु अधिक भारी होगी उस पर बल अधिक लगाना होगा। और न्यूटन का प्रथम नियम भी हमें ये बताता है कि जो वस्तु स्थिर अवस्था में है और भारी वस्तु है उस पर अधिक बल लगाकर ही उसे गतिमान अवस्था में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है। देखिए दोस्तों, सभी हमें F बराबर दे रखे हैं और F का रियल फॉर्मूला होता है ma। तो यहाँ पर हमें m तो चारों ऑप्शनों में दे रखा है। अब देखते हैं a कौन सा गलत है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में है
वी माइनस यू अपॉन टी, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय, यही त्वरण होता है। तो हमारा यह सूत्र सही है, यानी यह संबंध सही है। दूसरा है डी वी अपॉन डी टी, यही हमारा त्वरण होता है, यानी वेग में परिवर्तन की दर। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। और दूसरा ऑप्शन है, इसमें विस्थापन का 2 बार समाकलन करना है, 2 बार अवकलन कर रखा है। तो पहली बार अवकलन करने से हमें वेलोसिटी प्राप्त होती है, यानी वेग, और दूसरी बार अवकलन करने पर हमें त्वरण यानी ए प्राप्त होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में डी आर अपॉन डी टी दे रखा है, यह हमारा वेग होता है, और इससे ये सूत्र बनता है F बराबर एम वी। यह है सूत्र, यानी यह संबंध गलत है, क्योंकि यह संवेग होता है P बराबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यह संबंध सही नहीं है। यहाँ पर इसका 2 बार अवकलन होगा तब ये संबंध सही होगा। तो अगला क्वेश्चन, एक समान वेग से गतिशील ट्रेन में एक यात्री एक गेंद को ऊपर उछालता है तो गेंद वापस आएगी। ऑप्शन है यात्री के हाथों में, यात्री के बगल में, यात्री के आगे ट्रेन की गति की दिशा में, और यात्री के पीछे ट्रेन के विपरीत दिशा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यात्री के हाथों में। देखिए दोस्तों, कोई भी ट्रेन या कार समान वेलोसिटी से गतिमान है और उससे कोई यात्री एक गेंद को ऊपर उछालता है तो वह हमेशा उसके हाथों में आएगी। क्यों? क्योंकि जब मान लो ये कोई ट्रेन का डिब्बा या कोई कार है जो समान वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है और यात्री एक गेंद को ऊपर उछालता है, तो जैसे ही गेंद ऊपर होती है तो इसको भी यही वेलोसिटी प्राप्त होती है जो गाड़ी को होती है। तो ये दोनों समान समय में समान दूरी तय करेंगे, और जितने समय में मान लो कुछ समय बाद गाड़ी यहाँ पर आ जाएगी और जो गेंद है ये यहाँ पर इसी पर आकर पड़ेगी और उसके यात्री के हाथों में आएगी। क्योंकि वेलोसिटी दोनों की समान है तो वह दोनों समान ही डिस्टेंस दूरी करेंगे। यदि इनका त्वरण अलग हो तो वह जो गेंद है वह पीछे ही पड़ गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मान लो ये कोई कार है और यह किसी एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रही है, यानी त्वरण से, तब इससे कोई गेंद ऊपर उछाली जाती है तो इसकी उछालने के बाद इसकी वेलोसिटी तो सेम होगी गेंद की तो, लेकिन गाड़ी की वेलोसिटी तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस बढ़ने के कारण कुछ समय बाद इसका वेग अधिक हो जाएगा और यह कुछ दूर आगे निकल जाएगी, कोई भी ट्रेन हो या कार। लेकिन जो गेंद है यह समान वेलोसिटी चल रही है, इस कारण यह इस कार से पीछे रह जाएगी, इस कारण यात्री के पीछे जाकर के गिरेगी। तो हमेशा याद रखना कि उसका वेग समान है या त्वरण, क्वेश्चन के अंदर यदि वेग समान है तो हमेशा यात्री के हाथों में गिरेगी। यदि त्वरण हमें नियत दे रखा है यानी किसी त्वरण से गतिशील है तो वह उसके पीछे पड़ेगी। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, एक ट्रेन नियत त्वरण से कोई हॉरिजॉन्टल दिशा में गतिमान है तो उसमें बैठा एक यात्री एक गेंद को ऊपर फेंकता है तो गेंद वापस आएगी। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि यात्री के पीछे ट्रेन की विपरीत दिशा में पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर त्वरण नियत दे रखा है और पिछले क्वेश्चन में वेग त्वरण दे रखा था। तो त्वरण नियत होने के कारण गेंद को जैसे ही ऊपर उछालेंगे तो गेंद का वेग तो हमेशा उछालने के बाद में नियत ही रहेगा, लेकिन जो ट्रेन है उसकी चाल निरंतर बढ़ती जा रही है और इसकी चाल गेंद से अधिक होने के कारण यह गेंद से आगे निकल जाएगी और गेंद है वो यात्री के पीछे पड़ेगी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी उसकी गति के विपरीत दिशा में पीछे की ओर पड़ेगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर नाव में रखे पंखे द्वारा नाव के पाल पर हवा द्वारा बल लगाया जाता है तो नाव हवा की दिशा में चलेगी, नाव की गति यानी हवा की गति के विपरीत दिशा में चलेगी, नाव स्थिर रहेगी, नाव घूमने लगेगी। देखिए दोस्तों, मान लो ये हमारी कोई नाव है और इस पर ये कोई पर्दा लगा हुआ है ऐसे, और यहाँ पर कोई पंखा चलाया जाता है तो इससे इस पर कोई हवा द्वारा बल लगाया जाता है। तो हमें पूछ रहा है कि नाव इसकी दिशा में आगे चलेगी या स्थिर रहेगी या इसके विपरीत दिशा में चलेगी या फिर ऐसे घूमने लगेगी। तो इसका राइट आंसर होगा नाव स्थिर रहेगी, क्योंकि जो बल यहाँ पर पंखे हवा को बल दे रहा है और यह बल पर्दे पर लगाया जा रहा है, तो हम सोचते हैं कि नाव हवा की दिशा में आगे जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि
जितना बल हवा पर्दे पर लगाती है उतना ही बल, यानी कि बल न्यूटन के तृतीय नियम अनुसार पंखे पर भी एक प्रतिक्रिया बल जो होता है वह कार्य करता है। तो पंखे पर लगने वाला बल और पर्दे पर लगने वाला बल समान होते हैं और ये विपरीत दिशा में होते हैं। इस कारण हमारी नाव स्थिर रहेगी। यदि ये हवा पंखे पर ना आकर कोई नेचुरल यानी प्राकृतिक हवा आती तो यह नाव है हवा की दिशा में आगे बढ़ने लगती। लेकिन यह पंखा इसी नाव से जुड़ा हुआ है और इस पंखे पर हवा को यह विल गतिमान करता है तो इसे बल लगाना पड़ता है और उतना ही बल पंखे पर प्रतिक्रिया बल के रूप में लगता है। तो और यह पंख नाव पर ही है, इस कारण नाव के दोनों दिशा में बल लगेगा समान, इधर भी और इधर भी, यानी नाव पर परिणामी बल शून्य होगा, इसलिए नाव स्थिर रहेगी हमारी, यानी गति में नहीं करेगी। तो है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही परिकथन है। एक पिंड का वेग शून्य हो फिर भी उसमें त्वरण हो सकता है। एक पिंड जिसका वेग शून्य हो उसका त्वरण भी आवश्यक रूप से होगा। एक पिंड जिसकी चाल स्थिर हो उसका त्वरण भी होगा। एक पिंड जो असमान वेग से गति कर रहा हो उसका त्वरण शून्य होगा। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि किसी पिंड का वेग शून्य हो तो उसमें त्वरण हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हो, यानी कि किसी पिंड का वेग शून्य होने पर उसमें हमेशा त्वरण नहीं होता, लेकिन ओनली एक, यानी कुछ विशेष कंडीशन में ही उसमें त्वरण होता है। जैसे कोई कण को अपन ऊपर फेंकते हैं और वह कुछ समय ऊपर ठहरता फिर वापस नीचे आ जाता है, तो जिस समय वह कण ऊपर रहता है तो उसकी वेलोसिटी यानी v बराबर 0 होती है, लेकिन वहाँ पर त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण g होता है। तो हम कह सकते हैं किसी वेग का शून्य होने पर उसमें त्वरण हो सकता है, लेकिन यह हमेशा नहीं होता, यानी आवश्यक नहीं होता। क्यों? क्योंकि मानो कोई वेग यानी सरफेस पर स्थिर अवस्था में रखी है तो हम मानते हैं कि वेलोसिटी 0 है, लेकिन इसमें एक्सीलरेशन भी नहीं होता, इसलिए इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 2 वाला ऑप्शन गलत होगा क्योंकि इसमें आवश्यक रूप से दे रखा है, तो आवश्यक रूप से नहीं होता लेकिन कुछ कंडीशन में हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर ये होगा, एक पिंड का वेग शून्य हो सकता है, यानी वेग शून्य होने पर उसमें त्वरण हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन असत्य है। ऑप्शन है, दो वस्तुओं का द्रव्यमान समान होगा यदि वे समान जड़त्व प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है कि दो वस्तुओं का द्रव्यमान समान होने पर समान जड़त्व प्रदर्शित करते हैं। और अगला ऑप्शन है, पृथ्वी के केंद्र पर भार शून्य होता है। तो यह बात भी राइट है क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर भार शून्य ही होता है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g होता है, वो शून्य होता है, और भार यानी वेट होता है mg। g का मान 0 होने के कारण वहाँ पर केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है। ऑप्शन नंबर 3 है, नियत चार्ज से चल रही कार में यदि कोई व्यक्ति गेंद को सीधी ऊपर की ओर फेंके तो गेंद व्यक्ति के पीछे की ओर गिरेगी। देखिए दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन है ये गलत होगा, क्योंकि इसमें समान चार्ज से दे रखा है और समान चार्ज से हम किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो इसकी चाल और गाड़ी की चाल नियत रहेगी, क्योंकि कार की में एक्सीलरेशन नहीं है, इसकी भी चाल नियत रहे, तो दोनों समान समय में समान डिस्टेंस दूरी करेंगे गेंद, और फिर गेंद नीचे आकर के ये वापस यात्री के हाथों में पड़ेगी, क्योंकि गेंद जितने समय में हवा में रहती है उतने समय में यात्री भी उतनी ही दूरी तय करता है जितनी गेंद हवा में तय करती है, तो अंत में आकर वह यात्री के हाथों में आकर पड़ेगी। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यह कथन असत्य है। और इसका चौथा ऑप्शन है, वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर नियत होता है। जी हाँ दोस्तों, वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर नियत रहता, चाहे वह पृथ्वी पर हो, चाहे चंद्रमा पर हो, चाहे पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर हो, चाहे ध्रुव पर हो, लेकिन उसका भार का मान चेंज हो जाता है, यानी वेट का मान परिवर्तित होता है, न कि द्रव्यमान का। वेट का मान क्यों परिवर्तित होता है? क्योंकि यह होता है mg, इसमें g का मान परिवर्तित होता है, द्रव्यमान हमेशा नियत होता है, सभी स्थानों पर नियत होता है। यह बात हमेशा याद रखेंगे भार और द्रव्यमान में, यानी कि जो भार है वह स्थानों पर समान नहीं होता, लेकिन द्रव्यमान सभी स्थानों पर नियत रहता है। अगला क्वेश्चन है, एक समान वेग से समतल पथ पर गतिशील ट्रेन में एक पालक ने हाइड्रोजन गैस के गुब्बारों को गुब्बारे से बंधी डोरी को पकड़ रखा है
और डोरी ऊर्ध्व है। यदि रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाए, ये ट्रेन को मंदित किया जाए तो गुब्बारा आगे आएगा, पीछे जाएगा, ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, नीचे गिरेगा। तो देखिए दोस्तों, मान लो ये कोई बालक है और किसी हाइड्रोजन गैस से भरे हुए गुब्बारे को किसी से पकड़ रखा है, और यदि ट्रेन पर बल लगाया जाता है यानी उसको अवमंदित किया जाता है तो उसका वेग धीरे धीरे कम होगा, लेकिन गुब्बारा की वेलोसिटी वही होगी, यानी कि वह अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहेगा न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार। तो यह ट्रेन की वेलोसिटी होने के कारण यह ट्रेन पीछे रह जाएगी और गुब्बारा आगे निकल जाएगा। तो ये गुब्बारा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे जाएगा, क्योंकि जड़त्व के नियम अनुसार जो वस्तु गतिशील है वह गतिशील ही रहना चाहेगी। और ट्रेन को तो हमने ब्रेक लगाकर यानी मंदित कर दिया जाए जिससे यह धीरे हो जाएगी, लेकिन जो गुब्बारा है वह अपनी गति को कंटिन्यू रखने के लिए थोड़ा आगे निकलने की कोशिश करेगा, तो वह गुब्बारा यानी आगे की ओर निकल जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब अगला क्वेश्चन, चलती बस से किसी यात्री के नीचे उतरने पर वह बस की दिशा में गिर जाता है, यह निम्न का उदाहरण है। तो दोस्तों यह गति का जड़त्व है, क्योंकि गति का जड़त्व हमें बताता है कि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहेगी, और जब कोई यात्री किसी बस से निकल जाता है तो बस के साथ वह भी गतिशील होता है। जैसे ही वह जमीन पर उतर जाता है, मान लो ये कोई यात्री है बस से जमीन पर उतरता है तो उसके पैर जमीन पर स्थिर हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति का ऊपर वाला जो धड़ होता है, ऊपर का शरीर होता है, वह गतिमान होता है, तो वह आगे की दिशा में जाने की कोशिश करेगा और पैर स्थिर हो जाते हैं, इस कारण वह आदमी आगे की ओर गिर जाता है। तो इसका राइट आंसर गति का जड़त्व है, यानी जो वस्तु गतिमान है तो वह गति ही रहना, अपनी गति को कंटिन्यू रखना चाहेगी, लेकिन जो ही व्यक्ति बस से नीचे उतरता है तो उसके पैर पृथ्वी पर टिकने का स्थिर हो जाते हैं, लेकिन जो उसका ऊपर का शरीर है वह गति रखने के लिए आगे की ओर झुक जाता है, जिससे व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है और व्यक्ति गिर जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, गतिमान पिंड द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती हो तो बाह्य बल। हमें बता रखा है कि मानो किसी वस्तु द्वारा दूरी तय की गई x है, यह समानुपाती है समय के वर्ग के। यदि यह समय के समानुपाती है, ओनली दोस्तों समय के समानुपाती है, तो इसका वेग जो विस्थापन है या दूरी है वह t के समानुपाती है। तो इसका अवकलन करने पर हमें वेग प्राप्त होता है, जो वेग का मान हमें 1 प्राप्त होता है, यानी t का अवकलन होगा 1। यदि त्वरण निकालने के लिए इसका दोबारा से अवकलन करेंगे जो यानी फिर होगा इसका 0, यानी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो इसका मान होगा यानी त्वरण 0। तो त्वरण 0 होने के कारण उस पर बल का मान 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बल होता है F बराबर ma और a का मान हमारा 0 आया है, तो इस पर जो बल होता है वो 0 प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट। अब अगला क्वेश्चन, चलती हुई गाड़ी को अचानक रोकने से यात्री का शरीर आगे की ओर झुकता है, कारण है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है इसका कारण होगा जड़त्व, यानी गाड़ी के जड़त्व के कारण ऊपरी भाग गतिशील रहना चाहता है तो उसका शरीर आगे की ओर झुक जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु स्थिर रहती है अगला क्वेश्चन है ये रहा, जब वस्तु स्थिर है तब इस पर कोई बल कार्य नहीं करता, इस पर लगने वाला बल इसके संपर्क में नहीं रहता, इस पर लगने वाला बल बराबर व विपरीत दिशा में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि दोस्तों यानी वस्तु पर बल हमेशा ही कार्य करता है, लेकिन बस वस्तु स्थिर है, इसका मतलब यह है कि मान लो यदि कोई वस्तु है और इस पर F बल इधर लगा है और F ही बल इधर लगा है तो वस्तु स्थिर ही रहेगी, यानी कोई गति नहीं करेगी, क्योंकि परिणामी बल इस पर हमेशा 0 होता है, लेकिन बल हमेशा कोई ना कोई बल इस पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इस पर लगने वाला बल बराबर व विपरीत दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम निम्न राशियों में संबंध बताता है। तो देखिए दोस्तों, न्यूटन का गति का दूसरा नियम है वह
संवेग में परिवर्तन और बल के अंदर संबंध बताता है, यानी F बराबर होता है dp/dt, यानी जो संवेग में परिवर्तन होता है और बल, इन दोनों के बीच में जो संबंध बताता है वह गति का दूसरा नियम बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम बल की परिभाषा, बल का माप, बल के गुण को व्यक्त करता है, उपरोक्त में से एक भी नहीं। तो देखिए दोस्तों, गति का जो तीसरा नियम होता है वह हमें बल की परिभाषा का नॉलेज करवाता है, यानी बल की परिभाषा को बताता है। तो देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक कीजिएगा।